प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय बागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है 14वां जेपीएससी किसी भी पल आ सकता है, इसलिए उसके लिए आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, यह मैं उम्मीद कर सकता हूं। तो मित्रों, आज का जो यह वीडियो है वह आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस हम यहाँ करने जा रहे हैं। हमारे जो स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, जो 14वीं जेपीएससी के लिए हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है, उसके जो हमारे छात्र हैं वो अब तक देख पाए होंगे कि झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक से हम लोगों ने 3 सेक्शंस पूरे कर लिए हैं। पहला जो झारखंड का इतिहास के नाम से था, सेक्शन बी जो झारखंड के आंदोलन के नाम से था, और सेक्शन सी जो झारखंड की विशिष्ट पहचान इससे संबंधित था। तो 2 के हम लोगों ने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के व्याख्या विश्लेषण कर लिए हैं, और अब तीसरा भी टॉपिक चूंकि समाप्त हो गया है, इसलिए इसका भी पीवाईक्यू का डिस्कशन के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो से हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट तो बेनिफिटेड होंगे ही, हमारे वैसे छात्र जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं और हमें बराबर फॉलो करते हैं, हमें देखने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी यह आज का सेशन काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो इसे आप देखें ध्यान से, और यह कोशिश करें कि इस सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह किस तरह के होते हैं, ताकि आपको अपने आगे की पढ़ाई की एक तैयारी करने के लिए स्पष्ट दिशा मिल सके, और उसके अनुरूप आप तैयारी करते चलें, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछे जाएं इस सेक्शन से तो आप वैसा उसका रिप्लाई दे लें। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ चीजें ऐसे एक दूसरे से मिले हुए हैं कि सबों का अध्ययन जब हो जाएगा तब आप महसूस कर पाएंगे कि आपने कितने प्रश्नों के लिए तैयारी कर ली है और कितने बाकी हैं। तो इसीलिए इसमें भी जैसे विशिष्ट पहचान, झारखंड की विशिष्ट पहचान से संबंधित जो सेक्शन सी है, उसका जब अध्ययन की बात होती है और उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह आपको देखने को मिलेंगे। जो इसमें है झारखंड के लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, इन सारे चीजों में भी आपको वैसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए जो नटसेल में हम लोगों ने पढ़ा है झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें हमने देखा है कि झारखंड की सामाजिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की धार्मिक स्थिति। तो इस प्रकार से ये 5 सेक्शन हमने कवर किए हैं, और उससे जो प्रश्न प्रोबेबल और जो हमें लगा कि पूछे गए हैं उसका हमने यहाँ पर संकलन दिया है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अब तक नए पैटर्न पर 4 एग्जाम हुए हैं। तो हम चलते हैं, जो पहला एग्जाम 6th जेपीएससी का हुआ था उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप यहाँ देखें, आपके लिए ये पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है यह 6ठे जेपीएससी का है, जो 18/12/2016 को हुआ था। तो निश्चित रूप से उस समय के जो आपके झारखंड के बजट थे या झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण था, उससे संबंधित प्रश्न जो इसमें होंगे वो उसी परिप्रेक्ष्य में आपको देखे जाने होंगे। और यह प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट इस महीने में नहीं होगा, क्योंकि उसके सारे डाटा अब तक चेंज हो गए हैं, लेकिन आपको यह धारणा बनाने में इससे फायदा होगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो जैसे देखें, यह पहला प्रश्न क्या था कि किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है। तो यह उस समय का प्रश्न था। झारखंड हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट बेनिफिट इन विच कमोडिटी। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने में है: चीनी, दाल, खाद्य तेल, किरोसिन, सुगर, पल्सेस, एडिबल ऑयल एंड किरोसिन ऑयल। तो उस समय झारखंड की एक विशिष्ट पहचान बनी थी वो किरोसिन तेल में। तो आप अब देखें, इसका आपके लिए व्याख्या भी जो है, एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है: झारखंड किरोसिन तेल का सीधा लाभ स्थानांतरण योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ये उस समय के परिप्रेक्ष्य में है, अभी की यह स्थिति नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन यह योजना 1 अक्टूबर 2016 को राज्य के 4 जिलों चतरा, हजारीबाग, खूंटी और जामताड़ा से शुरू किया गया था। तो यह प्रश्न उतना आज के डेट में रिलेवेंट नहीं है, तो इसलिए आप आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखिए ये दूसरा प्रश्न इसका कि धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो हम लोग ऑलरेडी बहुत विस्तार से पढ़े हैं सामाजिक जो केंद्र होते हैं या जो अखाड़ा होते हैं डिफरेंट लोगों के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो उसमें धुमकुरिया आप पढ़े होंगे, और यह ऐसा लग रहा है कि ये धुमकुरिया ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन है धुमकुरिया का, तो इसीलिए इसमें भी धुमकुरिया हो गया है। अदरवाइज ये धुमकुरिया से आप इसे मीन करेंगे। तो धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। पहले ही आप देखे होंगे हम लोगों ने कहा है कि उरांव की जो संस्था है उसे धुमकुरिया बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे मुंडाओं की जो संस्था है इसे गितिवड़ा कहते हैं। तो उरांव की जो संस्था धुमकुरिया वो युवा गृह है, और युवा वहाँ एकत्रित होते हैं और उसमें प्रशिक्षण भी पाते हैं जो उनके इस कार्य के लिए नियुक्त पर्सन होते हैं, और आपस में भी वह विचार विनिमय करते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ है। धुमकुरिया युवा गृह उरांव जनजाति के युवकों एवं युवतियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ पर फॉर्मल शिक्षण प्रशिक्षण नहीं होता है, बल्कि वो अपने रीति रिवाज का या अपने नृत्य का, इस तरह की चीज़ों का यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो धुमकुरिया यूथ गृह इज एन इम्पोर्टेंट सोशल एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर यूथ गर्ल्स ऑफ उरांव ट्राइब्स। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, यह देखें। सोहराई त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसकी महिमा में मनाई जाती है। सोहराई फेस्टिवल इन झारखंड इज सेलिब्रेटेड नेक्स्ट डे ऑफ द दिवाली टू ग्लोरीफाई। थोड़ा सा इसमें किसको वैल्यू देने के लिए, किसको इंपॉर्टेंस देने के लिए यह सोहराई का पर्व मनाया जाता है दिवाली के नेक्स्ट डे। तो बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे जब झारखंड के पर्व त्योहार, इसके लिए अलग से सेक्शन आपका बना हुआ है, उस खंड में हम लोग देखेंगे सेक्शन डी जो अगला ही सेक्शन है, उसमें भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो झारखंड में मनाए जाते हैं, कौन कौन से लोक नृत्य हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, इन सबों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, पहले भी हमने चर्चा की होगी कभी ना कभी, इसमें जानवर धन जो इनके सोहराई जानवरों के सम्मान में, उनकी महिमा के लिए आप कह सकते हैं, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए मनाया जाता है। और इसमें प्रत्येक घर से लोग अपने अपने पशुओं को काफ़ी आकर्षक तरीके से सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और अनुकरणीय या जानवरों के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाने का एक पर्व है, जो कि दिवाली के नेक्स्ट डे इसको सेलिब्रेट कराया जाता है। तो कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है, तो उसके नेक्स्ट डे या उस दिन यह पर्व मनाया जाता है। तो आप देखें इसकी व्याख्या में क्या दे रहे हैं हमारे टीम के लोग। झारखंड के आदिवासी जनजातियों में दीपावली के दूसरे दिन सोहराई पर्व, सोहराई या सोहराई या ये दोनों होता है, पर्व मनाई जाती है, जिसमें जानवरों पशुधन को पूजते हैं। यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। सोहराई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द सेकेंड डे of next day, you can say next day of Diwali in the tribal tribes of Jharkhand, in the tribes of Jharkhand in which animals are worshipped, it is celebrated on Kartik Amavasya। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। आपको अच्छी तरह से मालूम है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे और वे संथाल परगना क्षेत्र से एमपी पूर्व में चुने गए थे। इनफैक्ट वह जिस समय मुख्यमंत्री बने उस समय भी वहां से वो लोकसभा के सदस्य थे। तो उस समय इन्होंने दुमका को उपराजधानी डिक्लेयर करने के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। हालांकि इसकी विधिवत घोषणा बाद में हुई। तो वही क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड वाज सेलिब्रेटेड टू द सेकेंड कैपिटल डिक्लेयर्ड टू द सेकेंड कैपिटल बाय बाबूलाल मरांडी ऑन बीइंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड।
तो और करेक्ट आंसर इज दुमका, संथाल परगना क्षेत्र दुमका। अब इसकी व्याख्या भी इसलिए, इसका एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन सो दैट अगर हम इसको आपको दे दें इस फॉर्मेट में, आपको इसका हम स्क्रीन इस जो अभी आप देख पा रहे हैं इसका पीडीएफ भी हम आपको देने वाले हैं, तो एग्जामिनेशन के पहले आप जस्ट देख लेंगे तो इतना से आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो अब आप देखें, बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री पद संभालते ही दुमका को उपराजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। दुमका जिला अंग्रेजों के समय में ही 1855 में बना था। इसका क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। कभी कभी एग्जाम में क्षेत्रफल भी पूछता है। और 1855 में ये बना था। तिलका माझी को हैंग करने के बाद से वहां के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अंग्रेजों ने उस क्षेत्र को काफी फोकस किया और उसी क्रम में अपनी सुविधा के लिए उन्होंने दुमका को जिला के रूप में 1855 में ही उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहां आपने देखा 1855, इनफैक्ट 1855 तिलका माझी को 1785 में किया गया था। अभी मैंने जो कहा उस फैक्ट में आप थोड़ा संशोधन कर लें। और ये जस्ट संथाल हुल जो हुआ स्वतंत्रता के जस्ट पहले, उस समय के जिला बनाया गया था इसको, इसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें थोड़ा सा आप संशोधन कर लेंगे। तिलका माझी के बाद नहीं, बल्कि संथाल हुल के बाद, जिसमें आपने देखा होगा सीधो कान्हो फूलो, झानो फूलो, ये सारे जो क्रांतिकारी थे उस क्षेत्र के, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? आपने देखा होगा कि विवाह के कई प्रकार जनजातियों में पाए जाते हैं। उसमें बहुत सारे विवाह हैं, जैसे क्रय विवाह, फिर अपहरण विवाह, या तरह तरह के विवाह हैं, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला जो है संथालों में, जो सर्वमान्य है, सभी लोग स्वीकार करते हैं, उस विवाह को बपला या बुपला, ये दोनों ही नाम से संबोधित करते हैं। और इसमें सभी की सहमति से, माता पिता और समाज की सहमति से, या जोग माझी जो इसके लिए प्राधिकृत होता है शादी विवाह के प्रॉपर संचालन और देखरेख करने के लिए, युवाओं पर नजर रखने के लिए, तो उन सबों की उपस्थिति में इसको संपन्न और संपादित कराया जाता है। तो आप यहाँ पर देखें, संथालों में विवाह का सामान्य रूप बुपला या बपला है। इस तरह के विवाह परिवार, मेहमान, जोग माझी और पंचों की उपस्थिति में होते हैं। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित है। लगभग सभी जनजातीय समुदाय में समगोत्रीय, सेम क्लान मैरिज इज प्रोहिबिटेड। सेम क्लोन माना जाता है कि एक ही कुल से निकले हुए वो हैं, इसीलिए इसमें उसको नहीं अलाउ किया जाता है। काफ़ी, अब अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी देखें तो साइंस कहता है कि एक ही कुल में शादी किया जाना यह उचित नहीं होता है। वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अलग अलग जो सिस्टम और साइंटिफिक रीजन बताए जाते हैं, उसका इन लोगों ने बहुत पहले से ही पालन करना प्रारंभ कर दिया था। और इसीलिए सेम क्लान, एक ही गोत्र में विवाह यहाँ पर वर्जित होता है लगभग सभी जनजातियों में। अगर होता भी है तो बहुत सारे पीढ़ियों के बाद, गुजर जाने के बाद से इसमें वो लोग अलाउ करते हैं। तो अब आगे बढ़ें। यह भी बजट से रिलेटेड है। झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित जीएसवीए में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 1920 या उसी समय का था। अब आप देख रहे होंगे कि हम 7वीं से 10वीं पर आ गए हैं। 5 प्रश्न जो थे वो उसके पूरे हो चुके हैं। तो इसमें आप देखें कि कितना रहा था। द शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन ग्रुप इन
ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ झारखंड, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड of Jharkhand in year 1920 is about, तो उस समय 39% के आसपास था, 39%। और आपको जैसा कि मालूम है कि 3 सेक्टर में हम डिवाइड करके देखते हैं किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर को या जीडीपी को, किसी भी स्टेट का एसजीडीपी को या स्टेट कंट्री की बात हो तो जीडीपी का। उसमें पहला कृषि संबद्ध क्षेत्र, दूसरा संरचना या इंडस्ट्री और अवसंरचना, और तीसरा सेवा क्षेत्र। तो इसमें ये बोल रहा है कि इसमें किसका औद्योगिक क्षेत्र का की हिस्सेदारी, मतलब द्वितीय क्षेत्र का कितना था, तो ये 39% के आसपास है। और थोड़ा मोड़ा परिवर्तन इसमें हुआ है, लेकिन सबसे कम अभी कृषि क्षेत्र का योगदान है। दूसरा, जबकि सबसे ज्यादा लोगों के जीविकोपार्जन का वही सेक्टर है, उसमें लोग इन्वॉल्व हैं। दूसरा आपका अभी ये जो उद्योग और इससे संबद्ध, और तीसरा सेवा क्षेत्र जिसमें परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन और जितने भी अन्य क्षेत्र हैं सेवा के वो शामिल है। तो उसमें सबसे ज्यादा अभी कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी स्टेट के इकोनॉमिक ग्रोथ में। अब देखें, झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 19-20 में 39% थी है, जबकि जीएसवी वृद्धि दर में इसका योगदान इतना है। वृद्धि दर में इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन उसका 38.8 मतलब 19% के आसपास है। ये दोनों में आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये क्या है और ये क्या है। तो इनफैक्ट जो आपका एसेट पूरा अगर 100 माने कि 100 रुपीज का आपका इकोनॉमिक पूरा जीडीपी का एसजीडीपी का वैल्यू अगर 100 है, तो उसमें 39 रुपीज का कंट्रीब्यूशन इससे है औद्योगिक क्षेत्र का। लेकिन जिस तरह से पिछली बार जितना उसका था, उसका ग्रोथ, उसका वो 23.9 उससे इस ईयर में है। इसका मीनिंग यह है कि इसका टोटल कंट्रीब्यूशन इतना, लेकिन ग्रोथ इसका वृद्धि 23.9% है। तो अगर ये कम है तो इसका मतलब कि अन्य क्षेत्र ने इससे ज्यादा की वृद्धि दर्ज की है, वृद्धि दिखाई है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा आपको कम दिख रहा है। अदरवाइज अगर इतना है तो इतना ही अगर इसका ग्रोथ होता तो इट मीन्स कि ये अपनी रफ्तार में चल रहा है। तो नेचुरली इसमें डे बाई डे कमी होते जा रही है वृद्धि दर में, कृषि क्षेत्र हो या ये द्वितीय क्षेत्र हो। और सबसे ज्यादा जो छलांग लगाने वाला सेक्टर है वो सेवा क्षेत्र है, क्योंकि डे बाई डे सर्विस प्रोवाइडर्स बढ़ रहे हैं, लोगों की सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो रहा है। ये रहा दूसरा प्रश्न, हो समुदाय में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? What is bride price among the community known as? तो यहां पर आप देखें, हो कम्युनिटी, हो में जिस प्रकार आपने देखा होगा कि पोन बहुत ही फेमस है, उसी प्रकार इसमें भी गोनोम, पोन जैसे मुंडा या संथालों में पोन कहा जाता है, वैसे ही इसमें भी बधु मूल्य को गोनोम कहा जाता है। अब इसका आप एक्सप्लेनेशन भी देख लें। हो जनजाति जो आपके सिंहभूम क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में अधिकतर पाए जाते हैं। हो जनजाति में प्रचलित विवाह आदि विवाह है। हो जनजाति में समगोत्रीय विवाह पूर्णतः वर्जित है, इनमें बहु विवाह का भी प्रचलन है। और इसमें जो अभी आपने देखा, ये में गोनोम कहा जाता है इनके वधु मूल्य को। और यह एक बिल्कुल ही अलग तरह की प्रथा है जो बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि सो कॉल्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वह उल्टा करती है। मीन्स कि वह शादी में
लड़की वालों के तरफ से पैसे लेती है, लेकिन यह जनजातीय परंपरा में काफी अपनाने योग्य प्रथा है कि वधू का मूल्य लड़के वाले पे करते हैं। तो इस तरह से डोरी, यहाँ रिवर्स डोरी आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें कोई वैसा प्रतिबंध या वैसा बाइंडिंग नहीं होता है, इसलिए इसमें बहुत ही अच्छा है कि लड़की के बदले में, लड़की के लिए पैसे लड़के वाले देते हैं। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न, किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था, झारखंड अबुआ, डाकू दिक्कू सेनुआ? झारखंड हमारा है, दिक्कुओं का को जाना पड़ेगा। विच पार्टी रेज द स्लोगन झारखंड अबुआ दिक्कुआ दिक्कू दिको सेनो? झारखंड इज आवर्स, द डकैत दिको सेल हैव टू क्विट। इनफैक्ट यहाँ पर काफी हार्मोनल एटमॉस्फेयर में यहाँ के लोग रहते थे जब तक मुगल या अंग्रेज नहीं आए। मुगलों या खासकर अंग्रेजों के आने के बाद से वे बाहर से लोगों को लाकर लगान वसूली के लिए, बाहर से लोगों को लाकर, जमींदारों को और दबंग लोगों को लाकर यहाँ पर सेटल करते कराते गए, जो जबरदस्ती यहाँ के लोगों से टैक्स वसूली का काम करते थे, या इनकी जमीन अगर टैक्स नहीं दे पाते थे तो इनकी जमीनें नीलाम कर दी जाती थी औने पौने दाम में, और वो उसको उसके मालिक बन बैठते थे। तो दिक्कू का अर्थ इन्होंने इस सेंस में लिया, जो दिक करने वाला, मतलब तंग करने वाला, और तंग करने वाला जो बाहर से आया व्यक्ति हो, इसलिए उन्होंने डकैत जैसा समझा, या तंग करने वाला दिक्कू कहा कि उन्हें जाना पड़ेगा और हमें अपना राज्य लेना होगा। तो झारखंड हमारा है, दिक्कुओं को जाना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि झारखंड आंदोलन की नींव जो थी वह बहुत पहले से थी, और उसके अगुआ जो थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। तो जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का गठन किया था, इसके अध्यक्ष वो बनाए गए थे, और इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया था इलेक्शन में। उस समय जो चुनाव हुए थे यूनिफाइड बिहार के लिए, उसमें इस पार्टी ने 33 सीटें जीत ली थी, जिसके फलस्वरूप एक सशक्त शक्ति के रूप में यह इस क्षेत्र में विद्यमान थे, और इन्होंने नारा दिया था कि दिक्कुओं को यहां से जाना पड़ेगा। इसी का एक्सप्लेनेशन आप देख पा रहे होंगे। झारखंड पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन मार्च 5th 1949 at a conference in Ranchi. With this slogan, the party was successful in garnering massive support from tribals and non-tribals. जो यहाँ के ट्राइबल्स थे या सदान थे, उनका काफी सपोर्ट मिला, और यहाँ पर इसका गठन हुआ, जिसमें जयपाल सिंह मुंडा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, चौथे प्रश्न। सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? आपने देखा होगा कि बार बार हमने भी इसकी का जिक्र किया है कि यहाँ ये सभी प्राकृतिक पूजक थे, प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। तो उसमें सबसे जो शक्तिशाली देवता इन्हें दिखते हैं या जो ये मानते हैं, वह सूर्य को मानते हैं, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ यहाँ संचालित होता है। तो बेरू गोसाई इनके सौर्य पहाड़िया के लिए सूर्य के रूप में, जो अपना ऑप्शन है वायु सूर्य जल धरती, इसके लिए भी हालांकि इनके देव होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेरू गोसाई मीन्स वायु सूर्य देवता के प्रतीक के रूप में वो उनकी पूजा करते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लें। सौर्य पहाड़ी के प्रमुख देवता बिल्प गोसाई, मतलब चांद को वो कहते हैं। बेरू गोसाई सूर्य को कहते हैं। जरामत्रे गोसाई जन्मदेव को कहते हैं, एवं पो गोसाई राजमार्ग के देवता, मतलब रास्ते के, ये एक गांव से दूसरे गांव पर आना जाना करते थे, एक शहर से दूसरे शहर पर जाना आना करते थे, तो उसके लिए भी, उसकी सफलता के लिए, यात्रा की सफलता के लिए ये पो गोसाई को अपना देवता मानते हैं। तो ये क्लियर है, इसमें भी वही लिखा हुआ है। द मेन डाइटीज ऑफ सौर्य पहाड़िया आर बिल्पा गोसाई जो चांद, मून को, बेरू गोसाई सन को, अजरमात्रे गोसाई जन्मदेव मीन्स घर में अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए इनको किया जाता था, और साथ ही पो गोसाई
की यात्रा की सफलता के लिए। अब आगे आते हैं। इसका आखिरी प्रश्न, इस साल का जो आखिरी प्रश्न था वह यह था, झारखंड का कौन सा त्योहार फूलों का त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो इसका बहुत ही सरल आंसर है, लगभग सभी लोग आप जानते होंगे। और इसका उत्तर तो सरहुल। सरहुल में आप देखते होंगे कि तरह तरह के फूलों से महिलाएं अपने बालों को सजाती हैं, अपने घरों को भी सजाते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं, और उस दिन सामूहिक रूप से नाच गान का आयोजन होता है जिसमें सभी लोग एंजॉय करते हैं। तो यह सरहुल पर्व फूलों के त्योहार के रूप में जाना जाता है, और उस समय प्रकृति में तरह तरह के साल के वृक्ष पर भी वहाँ फूलों से साल के वृक्ष लदे होते हैं, तो उसका भी उपयोग ये लोग अपने को सजाने के रूप में करते हैं। यह पर्व चैत्र शुक्ल की तृतीया को मनाया जाता है। यह कृषि कार्य आरंभ करने से पूर्व मनाया जाता है। इसमें पाहन, सरना, सखुआ का कुंज की पूजा करता है। सरहुल फूल का विसर्जन स्थल गिडुआ कहलाता है। पूजा करने के बाद विधिवत पूरे सम्मान के साथ उसका जो विसर्जन किया जाता है, जो सखुआ का फूल तोड़ा जाता है, सखुआ मतलब साल, इसका इंग्लिश सोरिया रोबस्टा। तो इसके जो डाल को तोड़ा जाता है जिसमें फूल लगे हुए होते हैं, फ्लावरिंग सीजन होता है उस समय, चैत्र का शुक्ल पक्ष, तो उसमें इसको विसर्जन करने की विधि जो होती है या जो संस्कार होता है वह गिडुआ कहलाता है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड डे ऑफ चैत्र शुक्ला। इट इज सेलिब्रेटेड बिफोर स्टार्टिंग एग्रीकल्चरल वर्क। यहाँ पर हर अच्छे काम करने के पूर्व पूजा करने की जरूरत है। ये अनुमति मांगते हैं कि अब आप हमें काम करने की आज्ञा दें। तो एग्रीकल्चरल वर्क शुरू करने के पहले ये मानते हैं, पाहन जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है पूजा करने के लिए, वो सरना स्थल पर जाके सखुआ के डाली को रख के और उसकी पूजा करता है जिसमें फ्लावर रहता है। द प्लेस ऑफ इमर्सन ऑफ सरहुल फ्लावर इज कॉल्ड गिडुआ। क्लियर? अब आते हैं जो एक बैकलॉग एग्जाम हुआ था उसके ऊपर में, ये 2024 इस तरह से ये रिसेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। ये 2024 का जो 2 एग्जाम हुए थे, एक ये बैकलॉग वाली एग्जाम हुई थी और 11वीं से 13वीं एग्जाम संपादित हुई थी। तो स्वाभाविक है ये भी बैकलॉग है, लेकिन अभी पूरी तरह से उसी पैटर्न पर रहा है। तो इसमें अब आप देखें, उरांव लोगों में मती कौन होता है? तो ऑलरेडी हम लोगों ने उरांव के बारे में जब पढ़ाई की थी, जब वहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में हमने बताया था, तो उसमें जो डिफरेंट पदाधिकारी होते थे उनका भी हम लोगों ने जिक्र किया था। और उसमें आपने देखा होगा कि जो ओझा, जो भूत प्रेत दूर करने के लिए जिसको जो बिलीव किया जाता है उसको मती बोलते हैं। तो मती, उरांव लोगों में मती मतलब ओझा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और माना जाता है कि उसके पास ऐसी शक्ति होती है जिससे कि वह बुरे आत्माओं को या बुरे शक्तियों का वह अपने घर से या अपने गांव मोहल्ले से वो दूर कर सकता है। ओझा या मती के विशेष रूप से बुरी आत्माओं को प्रसन्न करने, रोगों को ठीक करने के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है, पाहन में और इनमें, क्योंकि पाहन का जो काम होता है वह धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए होता है और ओझा बुरी आत्माओं से या बुरी नज़र से बचने के लिए, रोग जिसके चलते वो मानते हैं कि उस व्यक्ति में या बच्चे में रोग बहुत दिनों से हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, और वह उसका कारण वो मानते हैं कि बुरी आत्माओं का प्रभाव है, तो उसको हटाने के लिए वो मती को बुलाते हैं। तो एक तरह से ओझा, जो हिंदी में जिसको झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति हम मानते हैं, तो मती का भी वही रोल होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा चुनाव, ये राजनीति से, झारखंड की राजनीतिक स्थिति। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस दल को सर्वाधिक सीटें मिली थी? स्वाभाविक है कि इसकी चर्चा जो है 2019 या विधानसभा चुनाव की बात की जा रही है। तो विच पार्टी वॉन मैक्सिमम सीट्स इन झारखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2019? तो
आपने थोड़ा मोड़ा अगर डाटा आपके पास होगा तो आपने देखा होगा कि झामुमो के पास सबसे ज्यादा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सबसे ज्यादा सीटें थी और इसीलिए इसने अपनी सरकार बनाई कांग्रेस के सहयोग से। तो झामुमो भाजपा रघुवर दास की जो सरकार थी उसे जाना पड़ा और इस प्रकार झामुमो की वापसी हुई, कोएलिशन गवर्नमेंट भी बनी जिसमें कांग्रेस ने भी उसका साथ दिया। तो और झामुमो इज द करेंट, जेएमएम इज द करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, जेएमएम ने, इसी का एक्सप्लेनेशन है, जेएमएम ने 30 सीटें जीती, बीजेपी ने 25 सीटें और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती और आजसू ने 3 सीटें। तो इस प्रकार 30 और 16 46 सीटें जेएमएम और कांग्रेस के पास खाते में चली गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ पर जिसको कि 42 सीट्स चाहिए था मेजोरिटी के लिए, इन दो पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली। हालांकि चुनाव इन लोगों ने, चुनाव में कोएलिशन जो था, जो गठबंधन था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी भी शामिल दल था, लेकिन उसे एक भी सीट इस चुनाव में नहीं मिल सका। तो इस प्रकार जेएमएम 30 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाने में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने में कामयाब हो सकी। अब आए तीसरे प्रश्न पर। 2011 जनगणना के मुताबिक झारखंड में बेरोजगारी दर क्या है? तो यह अभी भी प्रिवेल कर रहा है, इसलिए कि यह 2011 का डाटा पूछ रहा है और उसके बाद अभी तक कोई जनगणना हुआ नहीं है, तो इसलिए इसको हमें अभी भी ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ स्वाभाविक है 4.5, 14.75, 3.1, 1.2, तो इसको तो याद ही करना पड़ेगा आपको। ऐसे ऐसे जो डाटा होंगे उसको आपको याद करना होगा। बार बार आप अगर देखेंगे ऐसे ऐसे प्रश्न तो आपके वो मस्तिष्क में बैठेगा और वो आप समय पर उसको ला पाएंगे। तो और करेक्ट आंसर इज 3.1। इसका एक्सप्लेनेशन भी उसी के अनुरूप है, छोटा सा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर 3.1% है, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी 2.7। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको गौर करना चाहिए कि पूरे कंट्री में 2.7% है, जबकि झारखंड में 3. तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराना होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। संथालों में सदैई बापला क्या है? संथालों में एक ये सदैई बापला किसको बोलते हैं या किस समय किया जाने वाला संस्कार है या मेला है या किस तरह का है? आप ऑप्शन देखें कि मृत्यु के बाद की जाने वाली पत्थलगड़ी, जपला का मशहूर मेला, सामाजिक नियमों को तोड़ने वाले का बहिष्कार या स्वीकृति से विवाह। तो बापला विवाह से संबंधित है, या अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बापला या बिपला, उपला। अभी हम लोगों ने पहले ही सेक्शन के शायद प्रश्न में हम लोगों ने देखा था, जो 2006 जेपीएससी में पूछा हुआ था। तो बापला मतलब विवाह से संबंधित, सदैई मतलब सहमति से विवाह को हम लोग बोलते हैं स्वीकृति से विवाह। तो ये और आंसर इज डी, मैरिज बाय कंसेंट। इसमें सबों की सहमति होती है और उसके थ्रू मैरिज होता है। तो इसका आंसर है। इसका व्याख्या भी हम लोग देख लें, इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है। संथालों में विवाह समारोह को बापला कहा जाता है। सदैई बापला संथालों में सहमति से किया जाने वाला विवाह है। क्लियर? मैरिज सेरेमनी इज कॉल्ड बापला इन संथाल्स। सदैई बापला इज अ मैरिज बाय कंसेंट अमंग संथाल्स। अब अगला प्रश्न जो आखिरी है, 5 प्रश्न इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो अब इस 5वें प्रश्न पर आप आए। यहां देखें, मुंडा तथा उरांव वर्तमान झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं? मीन्स कहाँ ये अधिक ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, बहुतायत में पाए जाते हैं, इसके बारे में प्रश्न है। द मुंडा एंड उरांव आइडेंटिफाई देमसेल्फ विथ विच टेरिटरी ऑफ प्रेजेंट झारखंड स्टेट? इसमें आपका ऑप्शन है कोल्हान, छोटा नागपुर, संथाल परगना, नन ऑफ द एबव। तो स्वाभाविक है कि मुंडा तथा उरांव संथाल परगना में होते नहीं हैं,
होते भी हैं तो कुछ संख्या में होते हैं। कोल्हान में आपको पता है कि यहाँ पर हो जनजाति ही रहते हैं। संथाल परगना संथाल के लिए है। तो इस तरह से आप इसमें एलिमिनेशन के थ्रू भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी आंसर को तक डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है ऑप्शन, तो उसको आप एलिमिनेशन मेथड में हटाते हटाते कि जो नहीं हो सकता है उसको पहले आइडेंटिफाई करें, और जो बच जाए इट मीन्स कि वो हो सकता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, तो छोटा नागपुर या तो होगा नहीं, ये तो पाए जाते ही हैं, तो बच जाता है छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर क्षेत्र ये इसमें भी दक्षिणी और उत्तरी के रूप में ये डिवाइडेड है। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आप देखें कि क्या है। मुंडा और उरांव मुख्य रूप से झारखंड के दक्षिणी और पूर्वी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी बहुत अधिक संख्या है, रांची के आसपास और रांची के दोनों ही क्षेत्र में, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में। तो इसलिए इनका सही आंसर छोटा नागपुर माना जा सकता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, या अब आखिरी सेक्शन जो लास्ट हुआ है एग्जाम हमारा, वह 17/3/2024 17 मार्च 2024 में ये एग्जाम पूरा हुआ है और यही आखिरी है। इसके बाद से 14 जिसका हम इंतजार कर रहे हैं और जिसके लिए हम रात दिन लगे हुए हैं पढ़ाई कराने में। तो अब आइए इसको देख लें, क्योंकि यह काफ़ी रिसेंट है और ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। 11-12 के स्थिर मूल्य पर झारखंड के बजट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अनुसार अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पादन कितना है? तो अगर आप सबको देखते आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि 11-12 में लगभग 2.9 लाख करोड़ के आसपास था, या जो कि बढ़ के 22-23 में ये 4,01,997 करोड़, मतलब 4,02,000 करोड़ माना जा सकता है का हमारा जीएसडीपी आ गया है। ये मामला 22-23 का है। 23-24 में और इसमें वृद्धि हुई है, वो लगभग इतना है या इससे थोड़ा सा अधिक ही है। 4.21 से थोड़ा अधिक 4.23 के आसपास आपका यह 23-24 में ये डाटा आता है। तो इस प्रकार फिक्स्ड, आप गौर करेंगे, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फिक्स्ड एस्टिमेटेड स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कांस्टेंट प्राइस पर, अगर ये करंट प्राइस पर इसको लिया जाए तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये 5 लाख कुछ हजार करोड़ के आसपास आता है। तो इस प्रकार और इस तरह से, और आंसर इज ए। झारखंड वित्त वर्ष इतना में के बजट के अनुसार स्थिर मूल्य 11-12 के लिए जीएसडीपी का अनुमान 4,01,997 करोड़ का है। सो इट इज क्लियर। सो लेट अस मूव। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, झारखंड में धुबिया किसको कहा जाता है? ये और क्लियर होगा जब हम नृत्य के बारे में पढ़ लेंगे। झारखंड के नृत्य, झारखंड के पर्व त्योहार, झारखंड के वाद्य, झारखंड के साहित्य। तो ये धुबिया किसको कहा जाता है? नृत्य को, विवाह को, गीत को, तबला को, डांस, मैरिज सॉन्ग। तो एक प्रकार का यह नृत्य है, धुबिया नृत्य। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देखें। धुबिया एक नृत्य है जो सरहुल के बाद किया जाता है। सरहुल त्योहार के बाद खेतों की कटाई की जाती है। इस नृत्य को धूल उड़ाने वाला नृत्य, धुबिया, धूल उड़ाने वाला नृत्य भी कहा जाता है। धुबिया नृत्य आमतौर पर उरांव जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। धुबिया उरांव ट्राइब्स मेनली फीमेल एंड मेल परफॉर्म्ड आफ्टर सोहराय। तो इसमें क्या होता है, क्रॉप काटने के, यह आप देखें कि सरहुल त्योहार के बाद की जाती है धूल उड़ाने वाला नृत्य, आमतौर पर उरांव जनजाति की। तो ये धुबिया एक प्रकार का नृत्य है। आगे बढ़ें, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। आपके स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन का निर्णय कब हुआ?
आपको पता है कि दबाव में कोई भी बिहार सरकार झारखंड राज्य अलग करना नहीं चाहती थी। एक बृहद झारखंड की मांग यहाँ के लोग करते आ रहे थे, जहाँ जनजातीय लोगों की बहुलता है। उसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, जो आज का छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ सारे स्टेट्स से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के और 18 डिस्ट्रिक्ट का ये एक बृहद झारखंड की मांग की गई थी, जिसमें से इन्होंने देखा कि जब अब यह नहीं पॉसिबल है, 4 राज्यों का मामला फंसना है, तो इन्होंने उसको डिमांड को हटा दिया, यहाँ के जो अग्रणी नेता थे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, बिहार से ही वैसे सेक्शन को अलग करके आप झारखंड बना दें जो जहाँ पर अधिक संख्या में जनजातीय लोग रहते हैं। तो सरकार इस मूड में कभी नहीं थी, बिहार की सरकार, कि हम इसको अलग करें। उस समय तत्कालीन जनता दल की सरकार थी, जिसके हेड लालू प्रसाद यादव या राबड़ी यादव किया करते थे। तो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि इसको अलग किया जाए। फिर मजबूरी में इसमें हुआ ये कि मजबूरी में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक स्वायत्त परिषद का गठन करते हैं, एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में इसकी मान्यता देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ी घटना थी और इसके बाद ही झारखंड राज्य निर्माण का सपना पूरा हो सका। अब लगा कि चलो अभी जो मिल रहा है उसे लेते हैं, फिर बाद में पूरे के फुल फ्लेजेड एक राज्य के बारे में सोचेंगे। तो यह सबसे पहले सितंबर 1993 में गठन का निर्णय सरकार के स्तर से हुआ, तत्कालीन बिहार सरकार के स्तर से, जिस पर फाइनल निर्णय मुहर ये उल्टा हो गया, ये इनफैक्ट सितंबर 1994 का वक्त था। सितंबर 1994 में इस पर डिसीजन लिया गया। सितंबर 1994 इसमें हुआ और फाइनली नोटिफाई हुआ दिसंबर में। तो ये एक्सप्लेनेशन में कुछ इसी प्रकार होना चाहिए। तो आप देखें 27 सितंबर 94 को 1994, on 27 September 1994 the Bihar government and the central government decided to establish the Jharkhand Area Autonomous Council, जैक। आपने इसका बहुत नाम सुना होगा, झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल, जैक। इसका हुआ इन दिसंबर 1994 द झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बिल वाज पास्ड इन द बिहार असेंबली। तो इस प्रकार से यह इसका डिसीजन उस समय हो गया। फिर आगे आते हैं चौथे प्रश्न पर। उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय मां के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता है? अभी हम लोगों ने चर्चा की थी और प्रश्न लगभग उसी तरह का आ गया। आपको जैसा कि हमने बताया कि समान गोत्र में विवाह यहाँ पूरी तरह वर्जित है, लेकिन अगर मतलब करने की बाध्यता हो जाए तो कितना को कम से कम कितनी पीढ़ी को हम छोड़कर काम करेंगे, इस पर भी कुछ चीजें हैं। तो खासकर उरांव जनजाति के बारे में जब आप पढ़ेंगे विस्तार से, तो उसमें यह व्यवस्था है कि उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय मां के गोत्र में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता है। तो इसमें हमारा आंसर है 3 पीढ़ियों तक कम से कम डिफरेंट होना चाहिए। माँ की जो कुल है, माँ का जो खानदान है, उसके 3 पीढ़ी के अंदर का नहीं होना चाहिए। गोत्र में कितनी पीढ़ी तक? तो 3 पीढ़ी तक का कम से कम उसमें नहीं इतिहास होना चाहिए कि कोई हुआ है। तो 3 पीढ़ी अगर नहीं हुआ है उसमें, तो चौथे में अगर शादी होनी हो तो हो सकती है। तो इसका अब देखें, उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के लिए लगभग 3 पीढ़ी तक माता के गोत्र में विवाह वर्जित होता है। 3 पीढ़ी के लोग अपनी माता के गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। और जैसे गोत्र के बारे में मैंने बताया था पहले भी,
जिसे किल्ली कहते हैं या खूंट कहते हैं, तो उसमें आप ऐसा करते हैं कि मानते हैं कि उसी से आने वाली पीढ़ी उस खानदान का, उस कुल का जन्म हुआ है और पीढ़ी दर पीढ़ी वही कुल चल रहा है। तो उसमें अलग अलग सिंबल के रूप में, वो निषेध के रूप में वो अपने गोत्र को, अपने कुल को मानते हैं और उसके लिए वह सांकेतिक रूप से वह कोई जानवर भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कोई पेड़ पौधा भी हो सकता है। तो उससे वो आइडेंटिफाई होता है कि उस गोत्र में शादी नहीं होनी है कम से कम 3 पीढ़ी तक। अब आते हैं आज के सेशन के इस आखिरी प्रश्न पर, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया 17/3/2024 को जो आखिरी एग्जाम हुआ है जेपीएससी का 11 to 13 जिस नाम से हम जानते हैं, उसका आखिरी प्रश्न है कटहा ब्राह्मण। कटहा ब्राह्मण का भोजन एवं गौदान किस संस्कार से जुड़ा है? फूड एंड काउ डोनेशन ऑफ कटहा ब्राह्मण इज एसोसिएटेड विथ विच रिचुअल्स? तो एक्चुअली ये कटहा शब्द हमें लगता है कि बाहर से ही यहाँ ट्रांसपोर्ट हुआ है। इसके पहले या जो ये संस्कार भी है यह भी बाहर से ही इधर आया है, क्योंकि पहले इसकी व्यवस्था नहीं थी। और गोदान की व्यवस्था तो यहाँ पर कोई खास रहा नहीं, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कटहा ब्राह्मण का भोजन एवं गोदान किस संस्कार से, मतलब कटहा ब्राह्मण को आपको खाना खिलाना है और गोदान करना है। तो आपने देखा होगा अन्य जातियों में, हिंदुओं में, कि जो ब्राह्मण मृत्यु के बाद संस्कार संपन्न कराता है तो वह खाना नहीं खाता है जब तक कि आप उसे दान दक्षिणा नहीं देते हैं। और दान दक्षिणा में पहले गाय को गोदान किया जाना बहुत बड़ा माना जाता था दान। तो इसलिए गोदान की व्यवस्था या भोजन कराने की व्यवस्था ये कटहा ब्राह्मण का किससे जुड़ा हुआ है? मृत्यु संस्कार से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? ये आप इससे समझ लेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। कत्था नहीं, कट्ठा। कट्ठा ब्राह्मण का भोजन और गौदान मृत्यु संस्कार से जुड़ा हुआ है। गौदान मृत्यु के 1 वर्ष के भीतर कर देना होता है। अगर उस समय वो नहीं भी कर सके तो 1 साल के भीतर ऐसी मान्यता है कि जरूर कर देना होता है, तभी जाकर उसके पितर की आत्मा को शांति मिलती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन अब ये उतना स्ट्रिक्टली ये जुड़ा हुआ नहीं रहा यह संस्कार। तो इसमें भी आप देखें कट्ठा ब्राह्मण फूड एंड काउ डोनेशन एसोसिएटेड विथ डेथ रिचुअल्स। तो ये डेथ रिचुअल इज द करेक्ट आंसर। काउ डोनेशन हैज टू बी डन विदिन 1 ईयर ऑफ द डेथ। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई होती है, मृत्यु से 1 साल के अंदर में उसको किया जाना अनिवार्य माना जाता है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि हमने अब तक के जो भी प्रश्न पूछे गए थे सेक्शन सी से, जो झारखंड की विशिष्ट पहचान से संबंधित है सेक्शन सी, उससे संबंधित हम लोगों ने प्रश्न कर लिए हैं। और इसके पहले भी जो 2 हमने एनालिसिस किए हैं, सेक्शन 1 जो झारखंड का इतिहास और झारखंड सेक्शन बी जो झारखंड का आंदोलन। तो अब ये तीसरा सेक्शन भी पूरा हुआ। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है या इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में और अच्छे स्तर की और अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया हुआ मटेरियल आपको मिल सके, ताकि आपका जो प्रिपरेशन का है लेवल और ऊंचा उठ सके और आप अपने जो वांछित लक्ष्य हैं, जो रिक्वायर्ड या डिजायर्ड जो आपका टारगेट है, उस पर आप आसानी से पहुंच सकें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जोहार, नमस्कार। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप व्यस्त रहें, मस्त रहें।